गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपन आगे चलें। तो आज अपन देखते हैं कि कौन से कन्वेंशंस हैं जिन्हें यूज़ करना चाहिए जब हम सूडो कोड बनाते हैं। ये जो कन्वेंशंस हैं वो नाओमी निशिमुरा ने दिए थे। उनका एक स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। हेयर आर अ फ्यू जनरल गाइडलाइंस फॉर चेकिंग योर सूडो कोड। इनके आधार पर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सूडो कोड है वो सही है या नहीं है, वो सही तरीके से बनाया गया है या नहीं है। लेकिन फिर भी ये रूल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। रूल्स का मतलब होता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे आपको फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन ये कन्वेंशंस हैं, तो इसको अगर नहीं यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा या आपको प्रोग्राम इनको यूज़ नहीं करोगे तो इस और फिर आपने सूडो कोड से एल्गोरिथम बनाई से तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन कन्वेंशंस को हमको यूज़ करना चाहिए और वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे आपका जो सूडो कोड है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कुछ लिख रहे हो और उसे प्रोग्रामर पढ़ता है और उसके थ्रू प्रोग्राम बना रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सूडो कोड उसे समझ में आए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, ये दो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सूडो कोड बनाते हैं अपनी एल्गोरिथम के लिए तो वो दोनों दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज कब आएंगी? निशिमुरा कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज आपकी तब आएंगी आपके सूडो कोड में जब आप इन सारी कन्वेंशंस को फॉलो करोगे। जल्दी जल्दी से इनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है मिमिक गुड कोड एंड गुड इंग्लिश। अच्छी इंग्लिश यूज करो और अच्छा कोड यूज करो, सही कोड। गुड मतलब अच्छा, ठीक है। तो अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया कोड होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो सूडो कोड है उसके अंदर कोडिंग तो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, किसी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो यूज कर ही नहीं रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड कोड, या पूछ सकते हो। देखो, गुड कोड का मतलब है कि जब भी हम निमोनिक्स यूज करें, जब आप सूडो कोड यूज करते हो तो निमोनिक्स यूज करते हो। अगर आपने जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होती है, सी हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज जो अगर की बात करते हैं तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है उनमें निमोनिक्स यूज होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा हो जो अपन फंडामेंटल्स पढ़ते हैं उसमें आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। तो निमोनिक्स जो होते हैं, एकदम वेरिएबल्स के जो नेम्स होते हैं वो भी निमोनिक्स की तरह यूज करने चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज योर वेरिएबल्स एज निमोनिक्स, एज सिंबल्स। जैसे अगर ऐड यूज करना है तो आप ऐड को ऐड ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐड को किसी और तरीके से लिखोगे, कुछ और ही वर्ड दे दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि रूल तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। जो भी सिंबल्स जो एक चलन में है सिंबल्स, उनको यूज करो, उन सिंबल्स को यूज करो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए कहा जा रहा है गुड कोड यूज करो। ऐसा नहीं कि गुड प्रोग्रामिंग, बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन के आप सूडो कोड लिख रहे हो, फिर तो प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग के अंदर और कोड में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। चलिए, इसके अलावा क्या है? गुड इंग्लिश यूज करो। गुड इंग्लिश का यूज करने का मतलब है जो फ्रेजेस हो वो कंप्रीहेंसिबल हो। कंप्रीहेंसिबल का मतलब अच्छे से समझ में भी आ जाए और अननेसेसरी की उसमें डिटेल भी ना हो, शॉर्ट हो। तो जितना शॉर्ट रखोगे उतना सिंपल रहेगा और उतना ही अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके सूडो कोड की। तो गुड कोड एंड गुड इंग्लिश, ये दो जो है उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इग्नोर अननेसेसरी डिटेल। जितनी भी अननेसेसरी डिटेल है जो ऑब्वियस होती हैं उन्हें हटा दो, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो अंडरस्टैंडेबल होती हैं। अगर आपने कहा कि दो नंबर्स, सब नंबर और नम टू लेना है तो ऑब्वियसली उनको डिक्लेयर करोगे, तो इसे बताने की जरूरत नहीं। अगर आप इनपुट ले रहे हो तो वो डिक्लेयर हो गए। आप देखो, पाइथन के अंदर, पाइथन सिंपल लैंग्वेज कही जाती है, मानी जाती है। क्यों उसे सिंपल कहा जाता है? उसमें आप वेरिएबल लेते हो, उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वो ऑब्वियस मानता हुआ जो आप उसमें डेटा आता है वेरिएबल के अंदर उसी को ले लेता है, उसे स्पेशली डिक्लेयर नहीं किया जाता। जैसे सी के अंदर हम कहते हैं इंट एक्स, लेकिन पाइथन के अंदर अगर आपको इंट एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। वो सीधा अपने अंदर वेरिएबल लेता है और जो भी आपने डेटा डाला उस हिसाब से वो उसको मॉडिफाई कर देता है। ये चीज कहलाती है, दिस इज की ऑब्वियस है कि जो भी आप अगर वेरिएबल के अंदर इंट डाल रहे हो तो वो उसे इंट ही डिक्लेयर कर देगा ऑटोमेटिकली। तो वो अपने आप में केस जो है वो सिंपल हो जाता है। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं उसमें जो सिंपल बना देती है उसे। तो अननेसेसरी डिटेल्स को इग्नोर कर दीजिए। इसके अलावा अरेंज द सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड राइट द सूडो कोड अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लेते हैं मेरे स्लाइड में देखिए 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे हैं। मान लेते हैं ये मेरा सूडो कोड है और उसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि पहला स्टेप फॉलो करो, फिर थर्ड पे जाओ, फिर सेकंड पे जाओ, फिर फोर्थ पे जाओ, ये तो बहुत गलत तरीका हो गया। इससे बेटर क्या है कि आप क्या करो, इनको अरेंज ही इस तरह से करो कि 1 3, और पहले मैं ये लिखूं,
फिर सेकंड नंबर पे ये आना चाहिए, थर्ड पे आना चाहिए और फोर्थ पे आना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो बेटर ये है कि अपने जितने भी टास्क हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, स्टेप बाय स्टेप अरेंज कीजिए और उसके बाद सूडो कोड बनाइए, तो वो इजी हो जाता है एक प्रोग्रामर के लिए, रादर देन कि वो जंप करता रहे स्टेप्स के अंदर। एम द एल्गोरिथम, आपका जो एम है एल्गोरिथम का, जो मेन गोल है एल्गोरिथम का, वो क्लियर होना चाहिए और वो सूडो कोड के अंदर मेंशन होना चाहिए। बिना एम डिक्लेयर किए हुए आपको सूडो कोड बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि सूडो कोड में जब आप एल्गोरिथम बनाते हो तो एल्गोरिथम का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या करने वाली है, इतना बड़ा नाम तो आप लिखोगे नहीं, तो उस कंडीशन में वो जो सूडो कोड है वो समझ में नहीं आएगा कि ये जो एल्गोरिथम बनाई जा रही है वो किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, तो वो बताना ज़रूरी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपकी एल्गोरिथम की पहली लाइन होती है जिसमें नेम और उसके पैरामीटर्स दिए जाते हैं, और जो सेकंड लाइन होती है उसके अंदर हम देते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या काम करने वाली है। उसी तरह से प्रोग्राम्स के अंदर भी दिया जाता है कि वो कमेंट्स और कमेंट के फॉर्म में कि ये प्रोग्राम क्या काम करने वाला है, सबसे ऊपर आपको ये देना चाहिए। तो ये जो लाइंस लिखी जाती हैं, जो कमेंट्स में लिखे जाते हैं, एक्चुअली दीज आर मेन गोल्स। तो हमेशा जब भी आप एल्गोरिथम बनाते हो, कल भी हमने देखा था उसका जो स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहली लाइन होती है, उसमें आपका नाम देते हो और उसके पैरामीटर्स देते हो, देन आप इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू बताते हो कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द इनपुट ऑफ एल्गोरिथम एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एल्गोरिथम। तो ये तीनों चीजें बताना, इनफैक्ट केवल इन एम ही नहीं, सब कुछ बताना बहुत जरूरी होता है जब भी आप एक एल्गोरिथम बनाते हो, चाहे सूडो कोड में हो या कोई प्रोग्राम बनाते हो। प्रोग्राम प्रॉपर इंडेंटेशन, प्रॉपर इंडेंटेशन देना भी जरूरी है। जैसे मान लेते कि आपने ये वाली लाइन लिखी है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लेते हैं आपने आपको एक स्टेटमेंट कुछ लिखना है, तो आपने ये लिखा एग्जांपल, इसको पढ़ना कितना मुश्किल है, इसको पढ़ने से ये दिख नहीं रहा, लेकिन इसी चीज को मैंने अगर इंडेंट कर दिया, इंडेंट का मतलब स्पेसेस देते हुए आपने इस कोड को लिखा है, सूडो कोड है या कोड है, तो अब इस कंडीशन में देखो पढ़ना कितना आसान हो रहा है, ये आप खुद देख सकते हो कि इंडेंटेशन से कितना फर्क पड़ जाता है। तो हमेशा निशिमुरा क्या कहते हैं, निशिमुरा कहते हैं कि हमेशा जो भी आप लिखते हो, सूडो कोड लिखते हो या प्रोग्राम लिखते हो, उन्हें इंडेंट कर देना चाहिए, इससे आपकी जो रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है डोंट बी लेबर द ऑब्वियस। जो ऑब्वियस चीजें हैं उनको बार बार देने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है। मान लेते कि मैंने कहा कि मैं 2 नंबर्स लेने हैं और उन्हें सम करना है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि 2 नंबर्स को रीड कराओ, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करना ही पड़ेगा और वो प्रोग्रामर ऑटोमेटिकली कर देगा। तो उस कंडीशन में वो ऑब्वियस चीज हो गई कि अगर आप 2 नंबर रीड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2 नंबर डिक्लेयर करने भी पड़ेंगे, मुझे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे, तो वो ऑब्वियस है। तो अननेसेसरी उसे अपने एल्गोरिथम में मत ऐड कीजिए, अननेसेसरी डिटेल्स मत दीजिए, उसमें मेहनत मत कीजिए, ये निशिमुरा कहते हैं 5th पॉइंट में। 6th पॉइंट है टेक एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग शॉर्टहैंड्स। जितने प्रोग्रामिंग शॉर्टहैंड्स हैं उनको यूज करना चाहिए। कारण उसका ये है क्योंकि जब आप उसकी इक्विवेलेंट इंग्लिश लिखेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बन जाएंगे, समझने में बहुत टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, और जितना बड़े बड़े सेंटेंसेस दे दोगे प्रोग्रामर उसे पहले पढ़ेगा और फिर बनाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। हमें अपनी प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को अगर हमको इंक्रीज करना है, टाइम जल्दी कम लगाना है, जल्दी जल्दी आपको अपना काम करवाना है अगर प्रोग्रामर से, तो अपने सूडो कोड या अपने एल्गोरिथम्स को इस तरह से रखना चाहिए कि इसमें शॉर्ट हैंड्स यूज़ किए जाएं। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे शॉर्ट हैंड्स होते हैं, तो उन सारे शॉर्ट हैंड्स को यूज़ करो, और इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो होगा या आपका जो सूडो कोड है, एल्गोरिथम है, वो कंसाइज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए, क्लियर कोड सूडो कोड देना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोग्रामर है वो इजीली समझ सके उसे। यूज पैरामीटर्स इन द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। जो पैरामीटर्स हैं वो भी प्रोसीजर, आपके जो प्रोसीजर का मतलब है फंक्शंस यहाँ पे, तो आपके प्रोसीजर्स में जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी कंसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, और कभी भी इनको ओमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पैरामीटर देते हो वो आपके इनपुट होते हैं एक्चुअली, उन्हीं इनपुट्स के आधार पर आपका जो फंक्शन होता है वो रन होता है, वो प्रोसीजर होता है वो रन होता है, तो इनको कभी भी ओमिट नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बाय निशिमुरा, उन्होंने ये कहा था। यूज अप्रोप्रिएट नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, नाम हमेशा याद ढंग से रखने चाहिए, जितने भी आप वेरिएबल्स के, इवन खुद एल्गोरिथम का जो नाम है वो उन सबको अपने जो कन्वेंशंस हैं प्रोग्रामिंग के, उनके हिसाब से रखना चाहिए। कारण क्या है कि जैसे ही आप
नेमिंग कन्वेंशंस अपने नेमिंग के कन्वेंशंस के हिसाब से अपना नाम दे देते हो अपने वेरिएबल्स का या एल्गोरिथम्स का, तो प्रोग्रामर को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हमने लिख क्या रखा है, हमने लिखा है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमेशा उसको फॉलो किया जाता है जो दिखता है। अगर आपने नेमिंग कन्वेंशंस में नेमिंग कन्वेंशन को नहीं फॉलो किया तो क्या होगा। पहले हम देखते हैं नेमिंग कन्वेंशंस कुछ कि जो होते क्या हैं। नेमिंग कन्वेंशंस में ज़्यादातर क्या किया जाता है, मेथड्स को कैमल केस में यूज़ किया जाता है। अब एज अ प्रोग्रामर या एक कंप्यूटर की साइंस की जो लाइन में है, कोई भी जो डेवलपिंग की लाइन में है, वो किसी भी मेथड का नाम देखते ही जो कैमल केस में होगा उसके दिमाग में यही क्लिक होगा कि ये इसको मुझे मेथड बनाना है। इसी तरह से अगर कोई अपर केस में दिया हुआ है तो उसके दिमाग में यही क्लिक होगा कि वो ये चीज़ ज़रूर स्टेटिक होगी या फिर ये फिर एक कॉन्स्टेंट है। तो इसे देख के ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है, क्योंकि ये कन्वेंशंस हैं, ये हर प्रोग्रामर इसको यूज़ कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इस तरह से जो अगर हम इन कन्वेंशंस को यूज़ करते हैं तो दिस विल बी सो ईजी। इसी तरह से आपके जो मेथड वेरिएबल्स हैं, इनका नाम हम हमेशा लोअर केस में यूज़ करते हैं इन प्रोग्रामिंग। तो इन कन्वेंशंस को यूज़ करने से आपको ईजी हो जाएगा, आपको नहीं, आप एक प्रोग्रामर को ईजी हो जाएगा। आपको क्यों ईजी होगा, क्योंकि आप भी तो वही कन्वेंशंस यूज़ कर रहे हो, तो आपको भी ईजी रहेगा और जो पढ़ने वाला प्रोग्रामर है उसके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो नेमिंग कन्वेंशंस को यूज करना चाहिए। इसलिए इलेबोरेट एवरीथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन द एक्चुअल कोड। जो भी एक्चुअल कोड में आप चाहते हो उसको इलेबोरेट करो सूडो कोड में। एब्स्ट्रैक्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट रखते हो तो ऐसा ये नहीं हो सकता है कि प्रोग्रामर के दिमाग में वो चीज़ आए और हो सकता है वो नहीं आए। जैसे आपको एक एप्लीकेशन बनानी है और उसमें जैसे ही वो एप्लीकेशन खुलती है लॉगिन पासवर्ड मांगना है, तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको अपने सूडो कोड में ये चीज़ देनी चाहिए कि हमको लॉगिन पासवर्ड लेना है। अगर नहीं लोगे तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि आपका जो प्रोग्रामर है वो लॉगिन पासवर्ड दे, हो सकता है कि एप्लीकेशन डायरेक्ट रन कराना शुरू कर दे। तो जो भी आपको चाहिए वो आपको अपने एक्चुअल कोड के अंदर जो भी होना चाहिए आपके एप्लीकेशन के अंदर, वो सब सूडो कोड में मेंशन होना चाहिए, चाहे शॉर्ट में ही दिया हुआ हो। यूज स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली वापस से हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को इसी तरह से यूज़ करते हो जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर किए जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनके निमोनिक्स एक्चुअली उनके सिंबल्स यूज़ करते हो, एक्चुअल प्रोग्रामिंग नहीं होते हैं वो कंस्ट्रक्ट्स। लेकिन अगर उस तरह से यूज़ करते हो तो प्रोग्रामर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो आपने जो भी उसको सूडो कोड दिया उसको कन्वर्ट कर सकेगा बहुत ईजीली और जल्दी इन प्रोग्रामिंग। इसी तरह से चेक वेदर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सूडो कोड इज कंप्लीट। सारे के सारे सेक्शंस कंप्लीट होने चाहिए। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा एल्गोरिथम लिख ली जो इनफाइनाइट चलती चली जा रही है, नहीं, कहीं ना कहीं उसका एंड होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि एल्गोरिथम जब भी स्टार्ट होती है तो लिखते हैं ऊपर स्टार्ट, स्टेप्स जब स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट और एंड के बीच में होने चाहिए आपके स्टेप्स। इसीलिए हम इसे इस वर्ड को फॉलो करने के लिए नीचे मारा कि फाइनाइट सेक्शंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट चलती ही रहे आपकी एल्गोरिथम। एंड क्लियर होना चाहिए जिससे अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती चली जाए आपके। मेन चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखिए, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, ये दो चीज़ें हैं जो आपकी एल्गोरिथम में होनी चाहिए। अच्छे कोड, अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए तो डोंट राइट द सूडो कोड इन द कंप्लीट प्रोग्रामिंग मैनर। पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोग्रामिंग मैनर में मत लिखिए, क्योंकि कंप्लीट प्रोग्रामिंग मैनर में लिखोगे तो लेमैन उसे पढ़ ही नहीं पाएगा, उसे समझ ही नहीं पाएगा। इवन उसे पूरा टेक्निकल भी मत लिखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्लाइंट्स या लेमैन हो सकता है कि देखना चाहें। तो मिक्सअप होना चाहिए हमेशा, कोड प्लस इंग्लिश दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। फायदा क्या है सूडो कोड यूज करने का। नेक्स्ट, तो अब जो क्या मतलब हम क्यों सूडो कोड यूज करें जब हमारा काम चल रहा है फ्लो चार्ट से, कारण है उसका, और वो ये 4 कारण है। बस फर्स्ट रीजन क्या है, सूडो कोड इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ एनी अप्रोच। जब आप रीड करते हो तो वो ईजी हो जाता है एक एटलीस्ट फॉर अ प्रोग्रामर, कि वो सूडो कोड देख रहा है। इंग्लिश देखने से इंग्लिश समझ में नहीं आएगी प्रोग्रामर को, या उसे टाइम लगेगा समझने में जब वो किसी भी सूडो कोड को कन्वर्ट करेगा रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन उसके लिए रीडेबिलिटी तब बढ़ जाएगी जब आप सूडो कोड यूज करें, क्योंकि उसे वो जाना पहचाना कोड लगेगा, तो इसलिए वो पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम। सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिथम या आपने फ्लो चार्ट बना दिया, एक डायग्राम बना दिया, तो उससे जब वो प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा उसके बीच की कड़ी की तरह से काम करता है, एक ब्रिज की तरह से काम करता है।
इसके अलावा इट ऑल्सो वर्क्स एज अ रफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सूडो कोड उठा लेते हो और देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर जो हम बनाने वाले हैं वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या एल्गोरिथम मेरा ये काम करेगी, या इस एल्गोरिथम से जो प्रोग्राम बनेगा वो क्या क्या करेगा। तो इस तरह से ये एक तरह का रफ डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है। अगर एक लेमैन उसको उठाता है वो भी उसे समझ सकता है, और एक प्रोग्रामर उठाएगा तो भी उसे समझ पाएगा। लेमैन कैसे समझ पाएगा, क्योंकि उसके साथ कमेंट लिखे हुए होंगे। तो एक तरह का रफ डॉक्यूमेंटेशन होता है जो हेल्प करता है लेमैन्स की भी और प्रोग्रामर्स की भी आपकी जो एल्गोरिथम है उसको समझने में। द मेन गोल ऑफ द सूडो कोड इज टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली ईच लाइन ऑफ द प्रोग्राम शुड डू। एक एक लाइन आपके प्रोग्राम की क्या क्या काम कर रही है वो सूडो कोड से समझी जा सकती है। एक लेमैन भी उसको समझ सकता है क्योंकि उसमें कमेंट है, और एक प्रोग्रामर तो समझ ही सकता है क्योंकि वो सूडो कोड है, काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, तो वो भी इजीली समझ सकते हैं। तो दोनों इजीली समझ सकते हैं सूडो कोड को। इसके अलावा नो ब्रॉड स्टैंडर्ड इज अवेलेबल। कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं है सूडो कोड यूज करने के लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्केलेटन प्रोग्राम्स हैं जो रिजेंबल करते हैं सूडो कोड्स को, उनको कंपाइल किया जा सकता है। तो कुछ सूडो कोड्स कंपाइल किए जा सकते हैं, कुछ स्केलेटन प्रोग्राम्स हैं जो कंपाइल किए जा सकते हैं। मैंने इनके कुछ लिंक्स दिए हैं, आप चाहें तो आप देख सकते हो कि आप अपना सूडो कोड लिख के उसको कंपाइल करके देख सकते हो कि उसमें एरर तो नहीं आ रही है, क्या हम सही सूडो कोड लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। पर फिर भी इसकी ज़रूरत होती नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये तीनों जो हैं ये यूएमएल अपन ने पढ़ा था। एक तो ये होता ही था, सूडो कोड तो होता ही ये प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम को लिखने का तरीका, फ्लो चार्ट भी हमने पढ़ा। इसके अलावा भी ये दोनों और कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल टू डिज़ाइन योर एल्गोरिथम। ड्रैगन्स चार्ट, इनको यूज़ किया जा सकता है। यूएमएल आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो यूएमएल चार्ट्स इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है इन दोनों का, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी सूडो कोड को लिखने के लिए या एल्गोरिथम बनाने के लिए। तो ये भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बस दिक्कत क्या है कि ये भी क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये तीनों, तो ये तीनों ही बहुत जगह लेते हैं, पेपर पे बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, और अगर आप वैसे बनाओगे तो काफ़ी टाइम भी लेने वाले हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि यूज़ सूडो कोड, इसीलिए सूडो कोड्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ लैंग्वेजेस हैं हैगीज जो ब्रिज करती है सूडो कोड और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में। मैंने लिंक दे दिया है, आप इसे प्लीज़ पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे लिंक है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ हैगीज। अभी हम इसमें डेटा स्ट्रक्चर के पेपर में हम इसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। कुछ कन्वेंशंस हैं जो सूडो कोड लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कन्वेंशंस तो थे ही जो हमने पढ़ते हैं नाओमी वाले। कुछ कन्वेंशंस जो सिंबल्स यूज़ करते हैं हम, जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं, तो वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल देखने को मिलेंगे, जैसे असाइनमेंट में मेनली देखने को मिलता है। कुछ तो इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, जो अपना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सी के अंदर आप यूज़ करते हो। लेकिन कुछ जो होते हैं बुक्स, उनमें आपको मिलेगा ये वाला सिंबल, एरो वाला सिंबल, और कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कॉलन एंड इक्वल्स टू वाला सिंबल जो असाइनमेंट ऑपरेटर को शो करा रहा है। इसी तरह से कंपैरिजन के लिए ज़्यादातर वही है, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू वाला कंपैरिजन है। तो इक्वल्स टू जो सी में लगाते हैं उसको सिंपल, अगर आपने इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को इससे या इससे रिप्लेस कर दिया तो इक्वल्स टू इससे ले सकते हो। अगर नहीं किया तो फिर इक्वल्स टू लेना पड़ेगा। इसी के अलावा नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिंबल्स हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है इतना। अरिथमेटिक सिंबल्स कौन से हैं, वही सेम है। ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है। मॉड्यूलर ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं उसको मॉड के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूलर ऑपरेटर का सिंबल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि सूडो कोड है तो सिंपल यूज़ किया जाता है। ये तो जनरल है, सारे सभी यूनिवर्सली हम मैथमेटिक्स में भी यही यूज़ करते हैं, तो इसलिए इन्हीं को यूज़ किया जाता है सिंबल्स को, प्लस माइनस को। फ्लोर और सीलिंग, फ्लोर के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, सीलिंग के लिए ये वाला। देखो ये क्या कर रहा है, फ्लोर ऑफ द बी प्लस सीलिंग ऑफ द सी को प्लस करा के हमने किस में डाल दिया, असाइन कर दिया ए में। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट को एंड और नॉट ही लिखा जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से एंड और नॉट लिखा जाता है। जैसे सी के अंदर डबल एम्परसेंट लिखा जाता है, तो इसी तरह से हम लोग इसमें लॉजिकल ऑपरेटर, इन सबको, जो तीनों लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और इवन नॉट, इन तीनों को हम उन्हीं के नाम से ही लिखते हैं। इसी तरह से सम, प्रोडक्ट, जो मैथमेटिकल सिंबल है उनको उसी तरह से यूज किया जाता है। एक्शन वर्ड्स जो हैं, कॉमन है कीवर्ड्स हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, इनपुट के लिए रीड, ये कुछ कॉमन है कीवर्ड्स जो यूज किए जाते हैं। अगर आप इनपुट ले रहे हो तो रीड एक्स, रीड एन, रीड नंबर, ये लिख सकते हो। ऑब्टेन नंबर, गेट एन वन, गेट योर लॉगिन यूजर नेम, इस तरह से।
आउटपुट के लिए प्रिंट लिखते हैं हम जनरली, डिस्प्ले लिखते हैं या शो लिखते हैं। कंप्यूट के लिए कुछ भी कैलकुलेट कराना हो तो कंप्यूट वर्ड यूज होता है, कैलकुलेट करते हैं लिख सकते हैं। डिटरमाइन भी लिख सकते हैं, डिटरमाइन ए प्लस बी, कैलकुलेट ए प्लस बी, कंप्यूट ए प्लस बी। इनिशलाइज अगर कुछ करना हो, डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, फर्स्ट पहली वैल्यू देनी है तो सेट यूज कर सकते हैं। इनिट, इनिशलाइज के लिए इनिट, इनिट वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐड वन, एक एक करके ऐड करना, जैसे n प्लस वन या टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वन, तो टोटल इसको हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट टोटल, इसका मतलब हुआ एंड टोटल प्लस वन। बम्प भी कह सकते हैं, बम्प का मतलब होता है प्लस वन करना, ऐड वन करना। इफ देन एल्स को इस तरह से यूज करते हैं, ये आपको पता है कि इफ कंडीशन देन डू दिस अदरवाइज डू दिस, इफ कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस। तो उस कंडीशन में अब देखिए इसका एग्जांपल देखो, इफ आवर्स वर्कड इज ग्रेटर देन नॉर्मल मैक्सिमम डैन। देखो अब एक तो सबसे बड़ी चीज देखो कि जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम देखिए बिल्कुल ऐसे ही लिखे हुए हैं जो समझ में आ जाए, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। इफ आवर्स वर्कड मतलब जो काम, जितने घंटे आपने काम किया है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉर्मल मैक्स। नॉर्मल मैक्स समझ में आ रहा है, मैक्सिमम आवर्स जो भी नॉर्मली हम नॉर्मली काम करते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा काम अगर आपने कर दिया, देन डिस्प्ले वर्ड, ठीक है। डिस्प्ले इज अ निमोनिक, डिस्प्ले ओवर टाइम मैसेज, अदरवाइज डिस्प्ले रेगुलर टाइम मैसेज। एंड इफ लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आगे के कोड होंगे, यहाँ पे वो पैरेंथेसिस और वो तो होंगे नहीं, सिंबल्स ब्रैकेट्स वगैरह, तो इसीलिए इफ और एंड इफ ये दोनों देना जरूरी है। वाइल, अगर लूपिंग यूज कर रहे हो तो वाइल कंडीशन, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड वाइल एंड वाइल के बीच में आपके स्टेप्स होने चाहिए। वाइल कंडीशन इज ट्रू, डू दिस। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वाइल पॉपुलेशन इज लेस देन लिमिट कंप्यूट, जो भी हमारी लिमिटिंग कंप्यूटेशन करने की लिमिट है उससे कम है पॉपुलेशन तो कंप्यूट करते चले जाओ, एंड वाइल, ठीक है। तो इस तरह से वाइल यूज कर सकते हैं। केस, इसका एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि आप जरूर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई ही है आपने, तो उसे हम मैं आगे इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ इतना ज़्यादा। केस, केस क्या है? ग्रेड। अब ये आपके सारे केसेस हैं ABCD, ये सारे ग्रेड्स हैं, तो अगर इनमें से कोई ग्रेड है तो डू दिस, अदरवाइज डू दिस, एंड केस। तो केस एंड केस फिक्स है। फॉर स्टार्ट होगा, फॉर एंड होगा। फॉर जब हम रन करते हैं या बनाते हैं फॉर लूप तो उस कंडीशन में दो चीजें होती हैं, एक तो फॉर इटरेट, क्या इटरेट करना है, कितनी बार इस फॉर लूप को इटरेट करना है, प्लस उसकी बाउंड्स क्या है, कितना इटरेट करना है, कितनी बार, मतलब बहुत कहते हैं ना I प्लस प्लस, I+1, I+2, तो कितनी बार आपको आपका जो बाउंड है वो कितना है तो वो बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको लिखें फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, इट इज गुड, बट अगर हम इसे लिखते हैं कि फॉर मंथ इक्वल्स टू 1 to 12, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा समझ में आ रहा है, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो ओके। फॉर ईच एम्प्लॉय इन द लिस्ट, इंग्लिश के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और फॉर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 1 to लिस्ट ऑफ द साइज, पूरी लिस्ट एक से लेके सारे लिस्ट के साइज के एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में अंडरस्टैंडेबल है। तो ये दोनों ही ठीक हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, और ये इंग्लिश ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। रिपीट अंटिल का लूप भी यूज कर सकते हो, चाहे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो या ना हो। आप रिपीट अंटिल का मतलब आपको लूप लेना है, ये क्लियर कट देख के ही समझ में आ रहा है कि रिपीट अंटिल मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती तब तक मुझे ये रिपीट करना है। तो ये आप चाहे आप किसी भी प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग लूप यूज करो, कोई प्रोग्रामिंग अब C यूज करोगे तो उसमें तो रिपीट लूप होता ही नहीं है, लेकिन इसको किसी भी लूप के अंदर आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये तो कोड है, सूडो कोड है, तो ये भी कंस्ट्रक्ट आप यूज कर सकते हो फॉर लूपिंग। नेस्टेड कंस्ट्रक्ट्स भी यूज कर सकते हो। नेस्टेड पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन होना चाहिए, और जब भी कोई आप कंस्ट्रक्ट यूज करते हो तो उसका एंड जरूर होना चाहिए। रिपीट अंटिल है, उसी तरह से इफ का एंड इफ है, ये में ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई कंस्ट्रक्ट स्टार्ट करते हो तो उसको एंड जरूर करो। कोई सब प्रोसीजर सब प्रोसीजर का मतलब होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है फंक्शन, जो हम फंक्शंस यूज करते हैं। तो फंक्शंस अगर आपको कॉल करने, VB के अंदर प्रोसीजर्स और सब प्रोसीजर्स वर्ड भी यूज किए जाते हैं फंक्शंस के लिए। तो फंक्शंस जब आप यूज कर रहे हो तो उनको कॉल करो, कॉल कीवर्ड से कॉल करो, क्योंकि अगर आप ये कर सकते हो कॉल दिस, जैसे ही आपने हो सकता है कि मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस ना लगाया हो, नहीं लगा हुआ ना इसमें पैरेंथेसिस, इसमें तो लगा हुआ है,
ये तो समझ में आ रहा है कि स्वैप नाम का फंक्शन है, लेकिन इसको देख के नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो सूडो कोड है, आप उसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि पैरेंथेसिस लगाना है, लेकिन मैंने मुझे ये बताना है कि दिस इज प्रोसीजर, तो हम इसको कॉल कर देंगे। तो कॉल को देखते ही प्रोग्रामर समझ जाएगा कि जो चीज़ कॉल हो रही है इसका मतलब वो फंक्शन हो गई। तो इस तरह से अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा है, ये एक जनरल इंग्लिश की तरह से है, लेकिन हमने इसके आगे चूंकि कॉल लगा रखा है तो समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो कॉल गेट बैलेंस रिटर्निंग ए बैलेंस, तो इस तरह से आप रिटर्न भी करवा सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बिगिन, हम वैसे तो हम लोग ना ट्राई कैच लिखते हैं ज़्यादातर, इसमें बिगिन एक्सेप्शन एंड, बिगिन करेंगे ये स्टेटमेंट्स रन होंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आता है देन वी हैंडल हियर, वी हैंडल दोज एक्सेप्शंस हियर। तो एक्सेप्शंस की में उनकी लिस्ट आ जाएगी जो अपन कैच वाले में लिखते हैं। व्हेन एक्सेप्शन टाइप, व्हेन एक्सेप्शन टाइप, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन मिलता है तो क्या करो, दीज हैंडल विद दीज स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से जितने एक्सेप्शंस आपको कैच करवाने हैं वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो कल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो हम सैटरडे को जो हमारी इंटरेक्टिव क्लास है उसमें बात करेंगे इसके बारे में।